हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास कर। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान की खास पेशकश कृषि दर्शन में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। हमारा ये कार्यक्रम खास क्यों है? क्योंकि इसके जरिए खेती किसानी से जुड़ी जितनी भी अहम जानकारियां होती हैं, जितनी खास गतिविधियां होती हैं कृषि जगत में, वो हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपके लिए वो फायदेमंद साबित हो सके। बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए बताने वाले हैं हम आपको कि आप कैसे कर सकते हैं बिना जुताई गेहूं की बुआई। फिर मिलवाने वाले हैं हमारे सफल किसान प्रीतम सिंह से, और फिर सरकारी योजनाओं के बारे में भी कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश भारत से फलों का निर्यात काफी अच्छे स्तर पर होता है, लेकिन फलों का निर्यात करते समय हमारे किसानों को कुछ बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। अब कौन सी है वो बातें, इसके बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से DPPQS फरीदाबाद की उप निदेशक डॉक्टर सुनीता पांडे। आइए क्या कुछ कहा उन्होंने, दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की अर्थव्यवस्था में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे देश से बहुत सारे फलों का निर्यात होता है, जैसे आम, अंगूर, केला, संतरा इत्यादि। और निर्यात करने से पहले जो भी हमारे निर्यातक हैं, इनको DGFT पे अपना रजिस्टर कराना होता है और वनस्पति संरक्षण संगरोध निदेशालय में भी अपने को पंजीकृत कराना होता है। इसके पश्चात जब कभी भी कंसाइनमेंट बाहर भेजना होता है तो कंसाइनमेंट को भेजने से पहले एक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट इश्यू होता है, जो कि आयातक देश की कंडीशन के आधार पर फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट को इश्यू करता है। अब अगर देखें कि आम के केस में अगर हम देखें तो आम का हमारा जो निर्यात है वो USA को भी होता है, जो कि विकिरण प्रक्रिया द्वारा और गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाता है और उसके पश्चात हम आम को बाहर भेजते हैं। इसके अतिरिक्त जापान में निर्यात के लिए जो हमारी आम की मुख्य वैरायटी है वो है बैगनपल्ली, अल्फांसो और लंगड़ा है, केसर है, ये सब को हम निर्यात करते हैं। और ये जो आम है हमारे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल से ही निर्यात किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया को निर्यात करने के लिए वेपर हीट ट्रीटमेंट के थ्रू ही ऑस्ट्रेलिया को हमारा आम भेजा जाता है। यूरोपियन यूनियन को जब हम आम भेजते हैं तो उसके लिए हमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट करना पड़ता है और तभी हम आम को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के लिए आपके जो राज्य सरकार के साथ आपको बाग का पंजीकरण करवाना आवश्यक है और उसके पश्चात पुनः वेपर हेड ट्रीटमेंट फलों का 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है और उसके पश्चात ही आप न्यूजीलैंड को अपना आम भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोरिया को, मॉरिशस को, इन जगहों को भी हमारे आम का निर्यात होता है। अब अगर हम बताएं कि अंगूर का भी हमारा जो निर्यात है वो बहुत सारे देशों को होता है, जैसे श्रीलंका को होता है। और श्रीलंका को जब हम अपने अंगूर भेजते हैं तो उसके लिए हमारे जो अंगूर है उनको फल मक्खियों से फ्री होना चाहिए, उसमें फल मक्खी का अटैक नहीं होना चाहिए। और संयुक्त अरब अमीरात के लिए जब हम अपना कंसाइनमेंट भेजते हैं अंगूर का, तो वो कीटनाशक अवशेष परीक्षण रिपोर्ट के बाद ही भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त रूस के लिए जो हमारा अंगूर है वो ब्राउन मार्मरेटेड स्टिंग बग मुक्त होना चाहिए और मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई से भी मुक्त होना चाहिए। जॉर्डन के लिए जो हमारा कंसाइनमेंट है वो स्यूडोमोनास सिरिंगे पैथोवर्स सिरिंगे से मुक्त होना चाहिए। तीसरा आता है अनार। अनार को जब हम श्रीलंका को भेजते हैं तो हमारा कंसाइनमेंट फल मक्खियों से मुक्त होना चाहिए, जैसे बैक्ट्रोसेरा फिलिपेंसिस, बैक्ट्रोसेरा पपाया, बैक्ट्रोसेरा ट्रियोनी।
इसके अतिरिक्त संयुक्त अरब अमीरात के लिए जब हम अपने अनार को भेजते हैं तो उसके लिए हमारा कीटनाशक अवशेष परीक्षण की रिपोर्ट ली जाती है और उसके पश्चात ही आप उसको भेज सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए जब आप अपने अनार को भेजते हैं तो ये बैक्ट्रोसेरा डॉर्सेलिस और बैक्ट्रोसेरा कोरम्बुले के लिए हम शीत उपचार करते हैं। तो यही सब कुछ हमारे जो फल हैं जो कि हम अपने विभिन्न देशों को भेजते हैं, और जो हमारे फल हैं ये अगर कीटनाशक मुक्त होंगे, कीटों से मुक्त होंगे, तो तभी हमारा निर्यात बढ़ सकता है। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं कि बिना जुताई के आप कैसे कर सकते हैं गेहूं की बुआई। जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है। कई तरह की मशीनों को यहाँ तैयार किया गया है इस कार्य को संभव करने के लिए। हैप्पी सीडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरो टिलेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किस तरह से इन मशीनों का इस्तेमाल करके आप बिना जुताई के गेहूं की बुआई कर सकते हैं, आइए आपको बता देते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान में। हमारे देश में धान की कटाई के बाद गेहूं बोया जाता है। खासतौर से उत्तर भारत में ये फसल चक्र बहुत लोकप्रिय है। लेकिन धान काटने के बाद खेत में पराली रह जाती है और इसे तुरंत नष्ट करना मुश्किल होता है। लिहाजा किसान आसान सा तरीका अपनाते हैं और पराली को खेतों में जला डालते हैं। धान की पराली से बहुत ज्यादा धुआं उठता है, जिससे वायु प्रदूषण हो जाता है। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो ये धुआं दिल्ली तक पहुंच जाता है, जिससे दिल्ली में वायुओं की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है। पराली जलाने का किसानों को भी नुकसान है, क्योंकि इससे मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है और उसकी उपजाऊ शक्ति घट जाती है। अब समस्या ये है कि किसान करें तो करें क्या। वैसे भी धान काटने के बाद किसानों के पास इतना समय नहीं बचता कि खेत को सही तरीके से तैयार करके गेहूं बोएं। ऐसा करने में 15 से 20 दिन का समय चला जाता है और इतने दिनों में मिट्टी सख्त हो जाती है और फिर पलेवा की जरूरत पड़ने लगती है। जाहिर है कि इससे बुआई की लागत बढ़ जाएगी। इस समस्या के लिए वैज्ञानिकों ने जीरो टिलेज यानी शून्य जुताई मशीन बनाई है। ये ऐसी मशीन है जो धान की कटाई के बाद बिना खेत को तैयार किए सीधे गेहूं बो सकती है, वो भी पराली जलाए बिना। ये मशीन साधारण सीड ड्रिल की तरह 7 कतार वाली, 9 कतार वाली और 11 कतार वाली होती है। इसकी पंजी बहुत पतली, सिर्फ आधा इंच की होती है, जो धान के डंठलों के बीच बुआई में मदद करती है। अगर आप जीरो टिलेज मशीन से गेहूं बो रहे हैं तो 1 एकड़ के लिए 35 से 40 किलो बीज की जरूरत होगी। इस तरह जीरो टिलेज तकनीक में पराली खेत में ही रह जाती है और बाद में गलकर ये उर्वरक तत्व यानी खाद बन जाती है। इस तरह जीरो टिलेज से न सिर्फ जुताई और पलेवा का खर्च बच जाता है, बल्कि खाद लागत में भी कटौती होती है। इसके अलावा ये पलवार का भी काम करती है, जिससे खेत में ज्यादा समय तक नमी बनी रहती है और उसकी जल धारण क्षमता बढ़ती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि गेहूं बोने के शुरुआती दिनों में किसानों को लग सकता है कि जैसे धान की डंठल फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन जैसे ही पहली सिंचाई होगी और फिर उर्वरक डाले जाएंगे तो ये डंठल गलना शुरू हो जाएंगे और खाद बनकर फसल की पैदावार बढ़ाएंगे। जीरो टिलेज से 1 घंटे में 1 एकड़ गेहूं बोया जा सकता है और डीजल का खर्च भी 3.5 लीटर प्रति घंटा होता है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान।
उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक सफल किसान से, जिनका नाम है प्रीतम सिंह। बता दें आपको कि कृषि जगत में इन्होंने समतलीकरण को अपनाया है और अपना अलग ही मुकाम हासिल किया है। तो फिर आइए इनसे मुलाकात कर लेते हैं, जान लेते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर। प्रीतम सिंह उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनका जन्म 1961 में हुआ था। 2005-06 में आकाशवाणी और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा नई दिल्ली से जुड़कर इन्हें कृषि से जुड़ी नई तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और उससे प्रभावित होकर इन्होंने खेती करना शुरू किया और अब वर्तमान में इन्होंने कृषि में अपार सफलता हासिल की है। इनका मानना है कि खेती कोई फायदे का सौदा नहीं है, लेकिन अगर आप खेती को व्यवसाय के रूप में करेंगे और कच्चा माल बेचने की बजाय तैयार उत्पाद बेचेंगे तो ये बहुत फायदे का सौदा है। खेती को व्यावसायिक नजरिया देने वाले और बीजों को अपने व्यापार का केंद्र बनाने वाले प्रीतम सिंह ने कामयाबी के अनेक मंजिलों को छुआ है। शुरुआत से ही प्रीतम सिंह को खेत अपनी ओर आकर्षित करते थे, लेकिन किसानों की मजबूर हालात को देखकर इन्हें लगता था कि खेती इंसान को बेहतर जीवन स्तर देने के लिए कोई अच्छा पेशा नहीं है। तभी इन्होंने सोच लिया था कि खेती को बेहतर व्यवसाय में उन्हें बदलना है। वो अक्सर किसानों को बीज बोते और खेतों में कड़ी मेहनत से काम करते हुए देखते थे।
यही उन्हें एहसास हुआ कि किसानों के लिए अच्छा बीज हासिल करना एक बड़ी चुनौती है। प्रीतम सिंह का अपने गांव से बुलंदशहर आना जाना लगा रहता था। इसी बीच पूसा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के संपर्क में आए और खेती में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बीजों के बारे में जाना। प्रीतम सिंह ने अपने खेतों में समतलीकरण प्रक्रिया को अपनाया। इससे खेती में 30 से 35% तक पानी की बचत होने लगी। नई तकनीकों के जानकार प्रीतम सिंह ने अपने गांव और आसपास के किसानों को गेहूं बोने की नई पद्धति से अपने क्षेत्र के किसानों को परिचित कराया, जिससे किसानों की पैदावार बढ़ी। और प्रीतम सिंह का मानना है कि वैज्ञानिकों के अनुसार देखें तो किसान जिस प्रजाति का बीज लें वो गुणवत्ता वाला होना चाहिए। साथ ही वे कहते हैं बीजों को वैज्ञानिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। प्रीतम सिंह ने अच्छी पैदावार पाने के लिए अपने खेतों में स्वयं बीज बोए। जब वो अपने द्वारा बीज से प्राप्त अच्छी पैदावार को देखते हैं तो उन्हें अपनी सफलता पर खुशी होती है। प्रीतम सिंह ने लाभ कमाने के उद्देश्य से परंपरागत खेती के बजाय मिश्रित खेती को अपनाया, जिसमें वे गन्ने के साथ साथ अन्य फसलों की खेती पर ज्यादा से ज्यादा उपज हासिल कर रहे हैं। इन्होंने अपने गांव के किसान जो वर्षों से परंपरागत कृषि करते आए थे उन्हें भी मिश्रित खेती के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही किसानों को अधिक लाभ हासिल करने के लिए व्यावसायिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान में प्रीतम सिंह को खेती से अच्छी आमदनी हो रही है और उनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो गई है। इनकी कामयाबी को देखकर गांव के अन्य किसान भी इनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाकर प्रीतम सिंह ने अपने अलग पहचान बना ली है और इनके योगदान को देखते हुए कृषि विभाग से इन्हें कई पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट का। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी ऐप के बारे में जिसके जरिए आप घर बैठे बैठे ही अपनी जो भी उपज है उसकी बिकवाली कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मंडियों से किसी फसल की खरीदारी करनी है तो वो भी संभव हो सकता है। तो ये ऐप है ई-नाम ऐप। किस तरह से आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कैसे इसमें पूरी प्रक्रिया को अपना सकते हैं खरीदारी और बिकवाली के लिए, आइए आपको बताते हैं। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है।
शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी। लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आज के कार्यक्रम में जितनी भी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं वो आपके लिए लाभकारी जरूर साबित हुई होंगी। एक और विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को आप स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, अगर आप ईमेल करना चाहते हैं, ईमेल ID है krishidrshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।